Hello everyone. Yesterday we discussed the chapter staffing, in which we have read the meaning, process, and importance of staffing. Today we will continue this chapter. Today's topic is components, elements, and aspect of staffing. स्टाफिंग के ही मीनिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है और ट्रेनिंग भी आता है। ठीक है, इन तीनों को मिला के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग तीनों को मिला के स्टाफिंग बनता है। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करना। तो राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? पहले हमें रिक्रूट करना पड़ेगा लोगों को, फिर उसमें से कुछ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये तीनों स्टेप्स को मिला के स्टाफिंग तैयार होती है। ठीक है, तो अभी हम इसके फर्स्ट स्टेप को आज डीप में करेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अ, वो अप्लाई करें जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए। जितने ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर हमारे पास चॉइस वाइडर हो जाएगी। इतने सारे लोगों में से हमें कुछ दो चार चुनने हैं, तो हम पूरा जो हमारी हमें लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल सूटेबल है, हम ऐसे पर्सन्स को चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब हो गया? इंड्यूसिंग या अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो रिक्रूटमेंट है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। एक होती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल का मतलब अंदर से, जब हम बाहर से किसी नए पर्सन को अपॉइंट ना करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से ही लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हीं को ही हमने किसी वैकेंट पोस्ट के लिए अगर रिक्रूट कर लिया, तो वो होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये चीज़ देखो पहले। इंटरनली अगर रिक्रूट करना है ना, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसफ़र और एक होता है प्रमोशन। अब जैसे मान लो कि कोई एक डिपार्टमेंट है, कोई मान लो कि परचेज डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। जो परचेज डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे एक पर्सन एक्स्ट्रा है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक पर्सन कम है। तो क्या करेंगे? परचेज वाले से उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इसके थ्रू अब देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक पर्सन की नीड थी, उसको बाहर से कहीं नए बंदे को अपॉइंट नहीं किया, जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में था उसी पर्सन को अपॉइंट कर लिया वैकेंट पोस्ट के लिए। तो जब ट्रांसफ़र किया जाता है ना, जब ट्रांसफ़र करते हैं एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे, उस टाइम पे जहाँ पे वो पर्सन पहले था और जहाँ अब गया, दोनों ही पोस्ट पर अथॉरिटी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि एक पर अथॉरिटी कम है या दूसरे पर ज़्यादा है, दोनों पर अथॉरिटी लेवल भी सेम होता है। दोनों लेवल्स पर उसको कंपनसेशन भी सेम मिलेगी, सैलरी या वेजेस जो भी मिल रहा है वो भी उसको सेम मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी सेम लेवल की होगी। ठीक है, उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है? प्रमोशन में भी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ही जाता है पर्सन, पर यहाँ पे क्या होता है, एक लोअर पोस्ट से उससे अपर वाली पे जाता है, लोअर से सीनियर पर जाता है। जैसे मान लो कोई मिडल लेवल पे था पहले, अब वो टॉप पे चला गया, या कोई पहले लोअर पे था अब वो मिडल पे चला गया। प्रमोशन में पर्सन ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, किसी ऊंची पोस्ट की तरफ। इसमें जब उसके शिफ्ट होने के बाद उसका अथॉरिटी लेवल भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसका कंपनसेशन लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, उसको सैलरी भी अब ज़्यादा मिलेगी। जैसे मान लो कि कोई पर्सन पहले क्लर्क था, अब उसको अकाउंटेंट बना दिया, तो अकाउंटेंट की पोस्ट क्लर्क से ऊपर होती है। अब उसका अथॉरिटी लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनसेशन लेवल वगैरह सब इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू इंटरनली रिक्रूट किया जा सकता है, एक तो है ट्रांसफ़र और एक है प्रमोशन। ठीक है, अब अगर इंटरनली रिक्रूट किया जाता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये देखना है।
एडवांटेज देखो इसके क्या है, अगर हम अंदर से ही रिक्रूट कर रहे हैं पर्सन को, तो हमें कोई बाहर से पर्सन्स को जब हम अपॉइंट करते हैं, हमें ऐड वगैरह देनी पड़ती है ना, पैम्फलेट्स या न्यूज़पेपर्स में ऐड, या किसी और तरीके से हमें उनको करना पड़ता है रिक्रूट। फिर एक लंबी प्रोसेस चलती है, लेंथी प्रोसेस होती है वो। तो इंटरनली करने से क्या होता है, एक तो जो प्रोसेस है सिलेक्शन की या रिक्रूटमेंट की, वो बहुत ही इजी रहती है, शॉर्ट रहती है, ठीक है। और इकोनॉमिकल भी है, पैसा वगैरह नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। और इससे जो पहले वाले एम्प्लॉयज़ है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, वो मोटिवेट होते हैं कि अगर वो उनके मन में ऐसा आएगा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें ही प्रमोट कर देंगे ऊपर वाली पोस्ट पे। अगर एक्सटर्नली करते होते तो ये मोटिवेट ना होते, फिर इन्हें ये होना था कि जितना मर्जी काम कर लें, ऊपर वाली पोस्ट अगर कभी खाली होगी तो बाहर से ही अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उन पर्सन्स को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पे भी कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ पहले से ही वाकिफ होंगे, उन्हें पता होगा यहाँ के रूल्स रेगुलेशन या यहाँ पे कैसा वर्किंग इन्वायरमेंट है। उनको ट्रेनिंग देने के लिए ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है, ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ जो फोर्थ पॉइंट में कही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं रूल्स रेगुलेशन से, इसलिए टर्नओवर के चांसेस कम होंगे, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह या ऐसा कुछ नहीं है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर वो हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। जब वो देखेंगे कि हमें प्रमोशन मिल सकता है तो वो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस थे। दो और एडवांटेजेस हैं, इनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है इंटरनल में। जब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो पहली वाली जगह का काम तो उस पर्सन को पहले ही आता होगा, दूसरी जगह जहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया वो वहाँ का भी काम सीख जाएगा, तो उसको ट्रेनिंग भी मिल जाती है ट्रांसफ़र वाले पर्पज़ से, ठीक है। जब किसी पर्सन को एक जॉब से दूसरी पर भेजा जाता है उसको जॉब रोटेशन बोलते हैं, उनकी जॉब रोटेट करती है। लास्ट एडवांटेज है कि ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे कम है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं कुछ इंटरनल रिक्रूटमेंट की, वो क्या है। अब इसमें हम अंदर से ही पर्सन्स को अपॉइंट करी जा रहे हैं ना वैकेंट पोस्ट के लिए, बाहर से नहीं कर रहे। तो बाहर से जो न्यू यूथ है, जो नया नया पढ़ा लिखा है, उसके पास नए आइडियाज़ होंगे, वो सारे फिर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाएंगे। लिमिटेड चॉइस हो जाएगी, बाहर से अगर एप्लीकेशंस मंगवाते तो 50-60 एप्लीकेशंस आती, उसमें से हम 2-3 पर्सन्स को चूज करते तो कितनी वाइडर चॉइस हो जाती। पर अभी हमारे पास चॉइस नहीं रहेगी अगर हम इंटरनली कर रहे हैं। और जो नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं रहेगा इंटरनल रिक्रूटमेंट वाला, क्योंकि जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास तो पहले कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं, तो फिर उसको तो एक्सटर्नली ही करना पड़ेगा ना। और अगर बार बार ही ट्रांसफर करी जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो इससे क्या होता है उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो किसी भी काम में फिर एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। हुआ कि कभी 6 महीने में, साल में एक बार ट्रांसफर कर दिया, ये थोड़ी कि उसको हर एक महीने बाद अगर ट्रांसफर करी जा रहे हैं तो वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं रह पाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये सारा था इंटरनल के बारे में। अब हम करेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल में किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पर्सन्स को अपॉइंट ना करके बाहर से किया जाता है, ठीक है। बाहर से कैसे किया जाएगा, उसके कुछ मेथड्स हैं। एक तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये उन लोगों के लिए सूटेबल होती है उस काम के लिए सूटेबल होती है जिस काम को करने के लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा एजुकेशन लेवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होती हैं मान लो, या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जो अनस्किल्ड पर्सन भी कर सकते हैं, फिजिकल वर्क टाइप। तो वो क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री के गेट पर नोटिस लगा देते हैं कि यहाँ पर इतने पर्सन्स की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे लोग जिनको भी काम की ज़रूरत होती है डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। स्वीपर पीएन वगैरह इस तरह के लोग जो होते हैं अनस्किल्ड, जिनके लिए किसी भी स्किल ट्रेनिंग एजुकेशन लेवल की ज़रूरत नहीं है,
ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस तरीके से एक तो कर सकते हैं। उसके बाद है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, जैसे मान लो कि पिछले साल हमने ना एक्सटर्नली रिक्रूट किया था एम्प्लॉयज़ को, हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से हमें 10% ऐसे लगे थे कि जो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हैं। उन हमें चाहिए 5 थे पर्सन्स उस टाइम पे, पर हमें 10% 100 में से ऐसे लगे कि जिनमें से हमें सोचना मुश्किल हो गया इसमें से किसको हम रिजेक्ट करें और किसको रखें। तो हमने क्या किया, उनमें से 5 को तो उस टाइम पे रख लिया, जो बाकी के 5 थे ना उनकी एप्लीकेशंस को संभाल के रख लिया कि इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन 5 पर्सन्स को बुलाएंगे। तो उन 5 पर्सन्स जिनकी हमने एप्लीकेशन रखी हुई थी उनको अब हम बुला लेंगे। अब हमें दोबारा नीड पड़ गई लोगों की, तो हमने दोबारा से एप्लीकेशंस नहीं मंगवाई, वही जो रखी हुई थी उन्हीं को हमने कॉल कर ली। ये होता है कैजुअल कॉलर्स। समझ आया? उन 5 लोगों को हमने वेटिंग लिस्ट में रख दिया कि जब भी दोबारा जरूरत पड़ेगी तब हम इन्हीं को बुलाएंगे। ये वेटिंग लिस्ट वाला हो जाएगा कैजुअल कॉलर्स में। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई पोस्ट वैकेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे मान लो अकाउंटेंट की पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, तो इसके लिए जो सीए होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके जो जर्नल होती हैं उसमें इस पोस्ट को पब्लिश करा दिया जाएगा कि ये वाली पोस्ट वैकेंट है। तो जो लोग सीए के जर्नल को पढ़ेंगे वही लोग पढ़ेंगे जो अकाउंटेंट्स वगैरह होंगे, बाकियों को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो वो लोग फिर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड दे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस या प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं ये गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं, सरकारी। और प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट का फ़र्क है इसमें, बाकी काम दोनों का सेम है। काम क्या होता है इनका, जैसे मुझे जॉब चाहिए अगर, तो मैं अपना सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, एज, सारा जो बायोडाटा है, एक्सपीरियंस वगैरह, वो इनको दे आऊँगी। ठीक है। मैं इनको दे आई, मुझे जॉब चाहिए, और जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको जब भी कोई उनके पास वैकेंट पोस्ट होती है ना, वो इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे पास मैनेजर की खाली पोस्ट है या हमारे पास अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इनके पास हमारा बायोडाटा होता है ना, हमें ये वहां पर भेज देते हैं उस पोस्ट पर। ये हमसे भी कुछ फीस चार्ज करते हैं और उन लोगों से भी कुछ फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी एक्सटर्नली रिक्रूट किया जा सकता है। उसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये जो काफ़ी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर होता है। यहाँ क्या होता है कि जो बड़े बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से वहाँ पे वो इंटरव्यू लेते हैं। जैसे एमबीएस वगैरह जिन्होंने की होती है ना, एमटेक बीटेक, उनका इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ से वो कंपनी वाले अपॉइंट करके ले जाते हैं लोगों को जो नया यूथ होता है उसको। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो गया। उसके बाद है रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जो अब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो हमें रेकमेंड कर सकते हैं कि मेरा फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा, इसका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। या फिर मेरा रिलेटिव है, ऐसे इनके रिकमेंडेशंस पर भी अपॉइंट कर सकते हैं एक्सटर्नली। उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होता है, जैसे आपने देखा होगा ठेकेदार होते हैं ना, उनका कई सारे मजदूरों के साथ लिंक रहता है, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो उनको बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये अनस्किल्ड काम के लिए होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं इसमें। उसके बाद है एड ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न पर भी ऐड दी जा सकती है कि हमें इस टाइप के पर्सन्स की ज़रूरत है, तो उनको फुलफिल किया जा सकता है फिर वैकेंट पोस्ट को। उसके बाद है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो स्पेशली डिजाइंड की जाती हैं इसी पर्पज से, जैसे नौकरी.com या monster.com। यहाँ पर क्या होता है, नौकरी.com तो बहुत फेमस है, आपने सुनी होगी। यहाँ पर जो भी पोस्ट वैकेंट होती है उसके लिए इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है और फिर पर्सन्स वहाँ से देखते रहते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि मेरे लिए सुटेबल जॉब है वहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये 10 मेथड्स थे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। किसी में कोई डाउट है?
प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट में होता है कि जैसे मान लो मुझे जॉब चाहिए, तो मैं इन एजेंसीज में जाके अपना सारा बायोडेटा दे आई, और मुझे जॉब चाहिए फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की, ठीक है। तो इनके पास कोई कंपनी पहले से ही आई हुई थी और उन्होंने कहा हुआ था कि मेरे पास अकाउंटेंट की पोस्ट वेकेंट है, तो ये मुझे वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। ये होता है इसमें। और कोई? अभी ये जो आपने किया एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अब इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं? एडवांटेज इसका होगा फ्रेश टैलेंट। हमें जो नया यूथ है उसके नए आइडियाज़, नया टैलेंट हमें मिल सकता है। वाइडर चॉइस, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर 100 पर्सन है उसमें से 5-6 सिलेक्ट कर रहे हैं तो वाइडर चॉइस ही है। क्वालिफाइड पर्सोनल हमें मिल सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, जिसको जो अभी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेके आया है। कम्पिटिटिव स्पिरिट। अब इससे क्या होगा कि जो पुराने वाले एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनका नए वालों के साथ कंपटीशन हो जाएगा। जब कंपटीशन होगा, दोनों एक दूसरे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जब दोनों में से चाहे पुराने अच्छा करें चाहे नए वाला अच्छा करे, तो फायदा तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही होना है ना। तो ये भी फायदा है इसका। डीमेरिट क्या है? इससे जो पुराने एम्प्लॉयज है ना, वो मोटिवेट नहीं होंगे, उनका मोरेल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनको ये होगा कि जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, इन्होंने अपॉइंट तो बाहर से ही करना है ना पर्सन को, कोई ऊपर वाली पोस्ट खाली हुई तो। उसके बाद जो नए एम्प्लॉयज हैं, उनको थोड़ा नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह में। तो यहाँ पे थोड़े टर्नओवर वगैरह के कि वो अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और ये वाला मेथड एक्सपेंसिव भी है। अब जैसे बाहर से अगर पर्सन्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, इंटरव्यू लेने में भी टाइम लगेगा। और फिर उसके लिए एक पर्सन, मतलब किसी पर्सन को भी ये काम देना पड़ेगा जो उनका इंटरव्यू ले, उसका बाकी का काम उस टाइम पे रह जाएगा। अगर एड वगैरह देते हैं तो उसमें भी खर्चा आएगा। और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के? ओके। After recruitment, we will study selection. This is enough for today, I think, and tomorrow I will teach you selection process.